राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन राइटिंग स्किल्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो जो भी लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग ने बोला था कि राइटिंग स्किल्स में डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उसके ऊपर बनाऊं। सो मैं उसी के ऊपर बना रही हूँ इस बार। तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो पहला जो हमारा डिफ़िकल्टी रहता है, हमेशा ज़्यादातर हम लोग सब कुछ लिख लेंगे बट ज़्यादातर डिफ़िकल्टी कहाँ रह जाती है? ऐसे में। ऐसे या जो टेंथ है, टेंथ नाइन्थ है, उसमें एक्सपांशन है। तो एक्सपांशन या ऐसे, इसमें ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी रह जाती है सभी को। सबको आती है डिफ़िकल्टी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सबको आती है इसमें। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को जो भी कुछ आता है ना, हम लोग फर्स्ट पैरा में ही लिख देते हैं। फर्स्ट पैरा में क्यों लिखना है सब कुछ? फर्स्ट एक फॉर्मेट से लिखना चाहिए ना ऐसे कि फर्स्ट पैरा में हमें क्या लिखना है। सपोज ऐसे है तो उस टॉपिक का इंट्रो लिखो पहली बात। एक्सपांशन में भी इंट्रो ही जाएगा, जो भी आपको प्रोवर्ब दिया होगा एक्सपांड करने के लिए, तो उस प्रोवर्ब के बारे में कुछ लिख दो, इसकी मीनिंग लिख दो कि क्या है उस प्रोवर्ब की मीनिंग। और एक चीज़ क्या लिख सकते हो उसमें, एक स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा अपने पेपर में लिखती थी, जो भी एक्सपांशन आता था। वो स्टेटमेंट क्या था? द अबव प्रोवर्ब इज लिटरली ट्रू। ये मैं हमेशा लिखती थी। इतना सा टॉपिक जो ये इतना सा मेरे ये लाइन है, सॉरी ये लाइन हमेशा मैं लिखती थी अपने ऐसे में। जो भी मेरा एक्सपांशन आता था, फर्स्ट लाइन मेरी यही होती थी और सेकंड लाइन होती थी, सेकंड लाइन हमेशा मेरी होती थी कि द मीनिंग, जो भी प्रोवर्ब दिया है, द मीनिंग, सॉरी द मीनिंग ऑफ, सॉरी मीनिंग्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। द मीनिंग ऑफ अबव प्रोवर्ब, या आप प्रोवर्ब भी लिख सकते हो इधर अपॉस्ट्रोफी डाल के। प्रोवर्ब इज़, और जो भी उसका मीनिंग रहता था, वो मीनिंग में कम से कम 2-3-4 लाइन का हो जाता था मीनिंग, क्योंकि मीनिंग एकदम डीप में लिखना रहता था ना। इसका नॉर्मल मीनिंग जो रहता है वो भी, जैसे कि सपोज एग्जांपल आ गया कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो उसमें आपको पूरा पूरा मीनिंग लिखना है कि इसका पूरा मतलब क्या है। बट जैसे कोई दूसरा एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे एक बार इंग्लिश में भी मुझे आया था, मेरे को याद नहीं उसको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में। तो उसमें पूरा मतलब पहले उसका रियल मीनिंग जो है कि अगर कोई काम नहीं आता तो लोग दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, वो भी लिखना रहता है। और जो उसका जो पढ़ने से मीनिंग आता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को नाचना नहीं आता तो वो बोलते हैं कि आंगन टेढ़ा, इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा, डांस नहीं कर पा रहा, तो वो मीनिंग भी लिख दो। और जो उसका डीप अंदर का जो मीनिंग है प्रोवर्ब का, कि जिस किसी को भी कोई इंसान होता है जिसको कोई काम नहीं आता तो वो दूसरे पे ब्लेम कर देते, तो वैसा भी लिखो। दोनों मीनिंग उसके लिखो। और कुछ प्रोवर्ब होते हैं जिसमें खाली सेम मीनिंग ही रहेगा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो उसमें आप खाली एक ही मीनिंग लिख सकते हैं, बट थोड़ा अच्छा खासा मीनिंग उसके 3-4 लाइन के बनाने हैं और आपका फर्स्ट पैरा इधर ही ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पैरा में आपको क्या करना है? सेकेंड पैरा में हमेशा आपको कोई स्टोरी या एग्जाम्पल लिखना है। सेकेंड पैरा में हमेशा आपको जो भी स्टोरीज़ होते हैं, जैसे एक्सपांशन आ गया ना, तो हमें स्टोरी लिख देनी चाहिए। जैसे कोई छोटी सी स्टोरी हो जाती है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे में, मेरे को बार बार यही याद आ रहा है, उसमें आप कोई छोटी सी स्टोरी लिख दो। स्टोरी नहीं समझ में आ रही है तो एग्ज़ाम्पल लिख दो, कोई एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं अपन, जो भी अपने को समझ में आए वो लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल जो प्रोवर्ब आते हैं उसमें, इसमें आपके सेकेंड और थर्ड पैरा कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में खाली सेकेंड हो पाएगा, बट स्टोरी लिखेंगे तो उसमें 3 पैरा तो हो ही जाएंगे आराम से। और फिर बाद में आपको लास्ट में क्या करना है? कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जो रहेगा आपका, कंक्लूजन हमेशा
ज़रूरी कि आप अच्छा कंक्लूजन लिखो, क्योंकि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैरा और जो लास्ट का थर्ड पैरा होता है, फर्स्ट और थर्ड, बीच का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट रहता है, मगर जिस तरीके से आप स्टार्ट करो और जिस तरीके से आप उसको एंड करो वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, इंसान फर्स्ट पैरा पढ़ेगा, फर्स्ट पैरा, और अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग की तो इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर कि अच्छा लिखा है, ब्राइट स्टूडेंट है लग रहा है, और जब आप लास्ट पैरा एंड करोगे तो एंड करने का तरीका देख के भी समझ में आता है। कभी कभी होता है कि पेपर छूट जाता है, तो वो पता चल जाता है कि पेपर छूट गया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे कि पेपर नहीं भी छूटा रहता है, तो ऐसा लगता है कि पेपर छूट गया है और इसलिए आधा अधूरा लिखा हुआ है। तो ऐसा लगना चाहिए कि आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन दिखना चाहिए आपके ऐसे में या एक्सपांशन में। ये ऐसे या एक्सपांशन की बात आ गई। अभी सेकेंड टॉपिक हमारा क्या रहता है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हमेशा से ही इजी लगता है, ज़्यादातर बच्चों को इजी लगता है, बट कुछ है जिनको लेटर राइटिंग में भी डिफ़िकल्टी आती है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमेशा फॉर्मल लेटर को ही अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो। हिंदी मराठी में औपचारिक और लेटर राइटिंग इंग्लिश वाले में फॉर्मल, इन्हीं को हमेशा अटेम्प्ट करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी होती है लेटर राइटिंग की, अगर वो आपकी अच्छी नहीं है, बट जो आपने एड्रेस लिखा, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, सैल्यूटेशन लिखे हुए हैं जो भी आपने लेटर में, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो अगर आप बॉडी लिखना अच्छी बॉडी भी नहीं लिखी, अगर आपने जो मेन जो बॉडी रहती है लेटर की, मगर इन सब में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए दे देती हूँ जो भी लिखना चाहिए। अभी फॉर्मल में आपको क्या लिखना चाहिए हमेशा से, फॉर्मल में कभी भी आपको एक लाइन याद करनी चाहिए कि आई वुड like to draw your attention towards, इतना आप याद कर लो। और कभी भी फॉर्मल लेटर में ये लिखने की गलती मत करना कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन यू या टू रिक्वेस्ट यू। क्यों ऐसा नहीं लिखना? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट में लिख दिया है। सब्जेक्ट किस लिए होता है? यही बताने के लिए कि आप लेटर किस टॉपिक से लिख रहे हो। तो ये कभी बार मत दोहराना, बहुत ही गंदा इंप्रेशन देता है वो एग्जामिनर को। बाकी बीच का जो बॉडी रहता है, मेन जो लेटर का रहता है, उसमें आपको क्या करना रहेगा, इनफॉर्मल में कभी भी, जैसे थैंकिंग हो गया, इनफॉर्मल में ज़्यादातर ऐसे होते हैं ना कि थैंक यू लेटर भेजना है या रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन रहता है ना। सो आई वाज टेलिंग यू ऑल दैट कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू वाले लेटर में हमेशा आपको थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलना। हम लोग देखते हैं कि हमेशा हम लोग लेटर में देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बार वही वर्ड रिपीट होगा तो कोई भी एग्जामिनर को गुस्सा आएगा और वो बोर हो जाएगा आपके लेटर से। कभी भी आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना रहेगा कि अगर थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर है, किसी को कोई सक्सेस मिली है, तो आपको क्या लिखना है, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले आप स्टोरी लिखो, आपको कैसे पता चला, मैंने न्यूज़पेपर में देखा, मेरे को मेरी मम्मी ने बताया। ऐसे स्टोरी लिख दो कि आई रेड इन न्यूज़पेपर येस्टरडे दैट यू हैव गॉट फर्स्ट प्राइज़ इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ भी लिख दो। या कोई और चीज़ है तो वो न्यूज़पेपर का, अगर न्यूज़पेपर में आने जैसा नहीं है तो आप लिख दो कि मॉम टेल्ड मी येस्टरडे, ऐसा वगैरह। आपका फर्स्ट पैरा तो आप इसमें लिख दो कि कैसे आपको पता चला, फिर आप ये लिख दो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर आप सेकंड पैरा स्टार्ट करो। फर्स्ट पैरा हमेशा छोटा रखो लेटर का, सेकंड पैरा स्टार्ट करो, उसमें आप क्या लिखोगे, आई न्यू, जैसे आप लिख सकते हो कि मेरे को पता था कि हाँ आप इतनी सक्सेस को पहुंच जाओगे, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे, आई न्यू दैट यू विल रीच या यू विल गेट या रीच, हाँ रीच लिख सकते हैं, रीच द पीक ऑफ सक्सेस वन डे। ये कुछ कॉमन लाइन्स है जो हर लेटर में जाएंगी। पीक ऑफ सक्सेस, द पीक ऑफ सक्सेस, ऑफ आएगा, ऑफ सक्सेस वन डे, रीच द पीक ऑफ सक्सेस वन डे एंड दिस इज़ जस्ट योर बिगिनिंग, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इससे लगेगा कि यू नो अ गुड इंग्लिश, ऐसे ऐसा पता चलेगा कि आपको एक अच्छी इंग्लिश आती है, और एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा कि हाँ आपको
लेटर लिखने का कुछ तो एक्सपीरियंस है। इट विल लुक लाइक प्रोफेशनल लेटर, ठीक है। और अगर थैंक यू लेटर है तो आप ऐसा लिख दो, थैंक यू लेटर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे को आइडिया नहीं था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ गिफ्ट फ्रॉम यू, या आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग या सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फ्रॉम यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि हाउ मच हैप्पी यू वर, आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर बाद में लिख दो कि मैं बहुत टाइम से या फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज वंडरिंग या आई वॉज विशिंग फॉर दिस गिफ्ट, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग थैंक यू वाले में। किसी ने आपको गिफ्ट दी है या आप किसके घर पे गए थे, आपको अच्छी मेहमान नवाजी हुई आपकी अच्छी खासी उस घर में, तो आप उसमें लिख सकते हो कि आई नेवर थॉट दैट इट वाज नॉट माय ओन होम। जैसे अगर किसी के पास अगर कोई जैसे अगर किसी की न्यू होम में आप आए हैं, ठीक है, जैसे आप अपने चाचा के घर पे रहने आए हैं और आपके चाचा ने बहुत अच्छे आपकी मेहमान नवाजी है, ऐसे आते हैं लेटर कि आपको अपने चाचा को या आपके फ्रेंड को थैंक यू लेटर भेजना है कि आप उसके घर पे गए थे तो उसने आपका अच्छा ध्यान रखा था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आई नेवर थॉट दैट इट वाज नॉट माय ओन होम, आई जस्ट थॉट इट वाज माय होम, या आई नेवर मिस्ड माय होम, आई वाज जस्ट लिविंग फ्रीली इन योर होम। कभी कभी ऐसा आता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्होंने आपका अच्छा ख्याल रखा, तो आप लिख सकते हो कि यू टुक केयर ऑफ़ माइन मोर देन मी या मोर देन माई फैमिली, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू बार बार नहीं लिखना है, खाली एक बार लिख दिया, फिर लास्ट पैरा में लिख दो कि थैंक यू। और लेटर में हमेशा आपको एक लाइन क्या याद रखनी है, गिव रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, या अगर कोई बड़ा है तो, और अगर कोई छोटा है तो एंड लॉट्स ऑफ लव टू, ठीक है। अगर कोई छोटा जैसे छोटे भाई बहन है ना तो उसके लिए ऐसा लिख दो। फॉर्मल लेटर में आपको क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर में हमेशा आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप कभी भी अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको अपना फ्रेंड समझ के लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने इनफॉर्मल में किया था वैसा नहीं करना है। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2 टाइप के लेटर आते हैं, एक कि आपको थैंक यू लेटर भेजना है या कंप्लेनिंग लेटर। दोनों में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जैसे लास्ट लाइन में हमेशा आपको थैंक यू लिखना है, थैंकिंग यू या थैंक यू, ठीक है। एक लाइन मैंने बताई है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। अभी टूवर्ड्स के बाद जो भी आपका टॉपिक है उस पे लिख दो, है ना, ऐसा कुछ। और फिर अगर आपके जैसे कि कोई टॉपिक आ गया कि रास्ते अच्छे नहीं हैं, खड्डे हैं रास्ते में, तो आप लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार, ट्रैफिक लग जाता है, लेट होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको खुद जाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता, है ना। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप एकदम अच्छे से लिख पाओगे। सो आई होप कि लेटर और जो भी लेटर होता है, लेटर और एसे दोनों में आपके जो डाउट हैं लिखने की, थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इट्स 13 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है। अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को मदद मिली है, नाउ आई एम इम्प्रूव। तो मेरे को अच्छा लगेगा ऐसा पढ़ के कि मेरी वजह से कोई अच्छे से पढ़ पा रहा है, मेरी टिप्स से किसी को मदद मिल रही है पढ़ाई में। और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर देना। इट्स मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात हो जाएगी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और दूसरे भी अगर आपने वीडियोस देखे हैं उसको अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर आपको जैसे लेटर या हिंदी मराठी में जाहिरात भी आते हैं, विज्ञापन हिंदी में, मराठी में जाहिरात, और इंग्लिश में आता है ये
स्टोरी राइटिंग आती है इंग्लिश में, तो अगर वो सब में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसमें भी वीडियो बना दूँगी। और अगर कमेंट्स ऑफ हो गए, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट्स ऑफ हो गए थे, सो आई विल मेक ऑन स्टोरी राइटिंग एंड विज्ञापन अ न्यू वीडियो। बट अगर कमेंट्स ऑन रहेंगे और अगर किसी ने बोला कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, सो आई विल नॉट मेक अ वीडियो। सो बाय बाय, टाटा, मीट यू ऑन थर्सडे को मैं नया वीडियो बनाऊंगी